हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेके सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं और दोनों के दोनों लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे कि रेट, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, या फिर स्पीड के बेस पर कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रेट, कितने टाइप के रेट होते हैं। रेट एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट और एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, और सबसे लास्ट में जो हमने टॉपिक कंप्लीट कराया था इन दोनों लेक्चर्स में या फिर लास्ट लेक्चर में, वो हमने बात की थी यूनिट ऑफ रेट। रेट की यूनिट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस पर। अगर कंसंट्रेशन दी हो तब रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर प्रेशर दिया हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उस केस में हम लोग रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए, आज के इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रेट की रिगार्डिंग ही है। हमें क्या करना है, हमें जैसे कोई इक्वेशन गिवन है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमें उस पूरी रिएक्शन को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, तो आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग जो डालनी है आज के लेक्चर की सबसे पहली हेडिंग वो क्या है, वो है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन in the form of stoichiometry of the reactants and products। ये आज के लेक्चर की पहली हेडिंग है कि किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको गिवन हो, बस उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल होने चाहिए रिएक्टेंट के और कुछ मॉलिक्यूल होने चाहिए प्रोडक्ट के। तो हमें क्या करना है, उस रिएक्शन का रेट लिखना है, हर एक रिएक्टेंट का और हर एक प्रोडक्ट का, इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, करते क्या है हम लोग, आप लोग कोई भी रिएक्शन इमेजिन कर लीजिए, कोई भी ये मान के चलिए कोई भी इमेजिनरी रिएक्शन या कोई भी ऐसी रिएक्शन जो मतलब रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन है रिएक्शन ही, जैसे मान लिया, तो आपको क्या करना है, लेट कंसिडर ए रिएक्शन। या तो आप लोग ले सकते हैं कोई रियल रिएक्शन जो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, या फिर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जैसे ये आपने लिया स्मॉल ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए तो रिएक्टेंट है और ये इसका कोफिशिएंट है, प्लस बी कैपिटल बी, मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों क्या रिएक्टेंट है। और जब ए और बी आपस में मिलकर कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा C और प्लस D। अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A तो रिएक्टेंट है और स्मॉल a इसका कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऐसे ही B रिएक्टेंट और स्मॉल b इसका कोफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक ऐसे ही C प्रोडक्ट हुआ और जो स्मॉल c है वो इसका कोफिशिएंट मतलब मोल्स, ऐसे D और स्मॉल d।
तो ये तो हुआ बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन, एक इमेजिनरी रिएक्शन जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हमने आपके सामने लिख दिया। अब रेट कैसे निकालते हैं? रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ये होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पहली बात तो प्लस माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का रेट हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। नेगेटिव साइन से क्या करते हैं? शो करते हैं। और प्लस का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का रेट हम पॉजिटिव साइन से इसलिए शो करते हैं क्योंकि रेट ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा एक बात और, हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। इसमें से इसे क्या बोलते हैं? एवरेज रेट, और इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। जो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो अब मुझे इस रिएक्शन के जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट, मुझे उनके अकॉर्डिंग लिखना है रेट, कि उनके अकॉर्डिंग रेट क्या होगा। तो मान लिया अगर मैं इनके अकॉर्डिंग रेट लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा? मान लिया इस मॉलिक्यूल की वजह से रेट क्या होगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये होगा रेट ऑफ ए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग किसी भी रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो हर रेट को हमें उसके अपने अपने कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है साथ साथ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये तो रेट 2 मोल का है, और रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब ये पर मोल होता है, मतलब 1 मोल के लिए निकालना है, और ये 2 मोल का है, अगर 1 के लिए निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आप रेट को एक्सप्रेस करें तो उसके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू, ये रेट किसका है? ये रेट है ए का। ओके, ठीक ऐसे ही हम लोग लिखेंगे इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन बी इंटू डी बी अपॉन डी टी। अब आप कहोगे सर ये इक्वल कैसे हो गए? देखिए, जितनी स्पीड से ए खर्च होगा उतनी स्पीड से बी खर्च होगा, तो दोनों के रेट इक्वल होंगे, मतलब दोनों की स्पीड खर्च होने क्या होगी? इक्वल। हमेशा जब 2 रिएक्टेंट एक साथ चलते हैं और जब हम लोग उनके रेट को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं। मतलब जितनी स्पीड से एक खर्च होता है उतनी स्पीड से दूसरे वाला भी खर्च होता है। ओके, ठीक ऐसे ही इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सी इंटू डी सी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग रेट, और इक्वल टू प्लस 1 अपॉन डी अपॉन डी डी अपॉन डी टी। ये ओके। एक रिएक्शन में ये ध्यान रखना है, एक रिएक्शन में जब उसके रेट को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। ये हमने इस पूरी रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस कर दिया। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। हमेशा जब जब हम लोग रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो हर रिएक्टेंट के रेट को या फिर हर प्रोडक्ट के रेट को उसके कोफिशिएंट से क्या करना है? डिवाइड। ये आपको ध्यान रखना है, हर रिएक्टेंट के रेट को और हर प्रोडक्ट के रेट को उसके अपने अपने कोफिशिएंट से क्या करना है? डिवाइड करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। समझ गए बात को? तो पहला काम तो ये आपका कि आप लोग इसे नोट करें। अब मैं थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि अलग अलग तरह की रिएक्शन से रेट ऑफ ऑल
reactants and products can be divided by its कोफिशिएंट। ये इम्पोर्टेंट और एडिशनल पॉइंट है। मतलब मान लिया मेरे पास में एक रिएक्शन है, 2A इज गिव प्रोडक्ट, और मुझे इसका रेट लिखना है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, या फिर DA अपॉन DT। हमेशा उसके कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। कोई दूसरी इक्वेशन ले लीजिए। मान लिया इक्वेशन है 1/3 A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो जब इसका रेट निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के 1/1/3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ये है पूरा, ये तो 1/1/3 कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया इनटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ओके, ये घूम फिर के ऊपर आएगा यहाँ पर, मतलब इसका रेट ये भी तो हो सकता है ना, R इज इक्वल टू माइनस के 3 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। हमेशा कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला काम तो ये है कि सभी स्टूडेंट यहाँ तक का हिस्सा नोट कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन पूरा। और अब मैं आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो रेट है, कि रिएक्टेंट की वजह से रेट को हम लोग क्या बोलते हैं और प्रोडक्ट की वजह से रेट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर जो समझाने जा रहा हूँ वो क्या कॉन्सेप्ट है जो मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके रेट को मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इनके रेट को, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, कंज्यूम। रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसका नाम प्रोडक्ट है। क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज़ होता है, तो इसीलिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग इनका रेट लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, उस केस में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रिएक्टेंट के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ डिसअपियर हो रही है। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। और कोई चीज़ गायब कब होगी, जब वो कंज्यूम हो रही है, जब वो खर्च हो रही है। ठीक है, डिसअपियर। तो यहाँ पर टेक्निकली रिएक्टेंट के रेट को तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के रेट को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अब मुझे ये समझाना आपको। जैसे देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल और लीजिएगा और उसके रेट को एक्सप्रेस करिएगा और फिर बताइएगा कि यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग बोलते किसे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कैन कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया। N2 प्लस 3H2 इज गिव 2NH3। और अगर मैं यहां पर इसके रेट को एक्सप्रेस करूं, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। इस बार हमने एवरेज रेट लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तो रेट को आप लोग एक्सप्रेस कर लो एवरेज रेट से और चाहे कर लो इंस्टेंटेनियस से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी।
तो ये तो हो गया नाइट्रोजन की वजह से रेट, ये इक्वल टू होगा -1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ये इक्वल टू होगा +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ओके, तो ये रेट है, और ये अगर मैं इसकी वजह से रेट निकालूं, ये भी रिएक्शन का रेट हो जाएगा, इसकी वजह से निकालूं ये भी रिएक्शन का हो जाएगा, और इसकी वजह से निकालूं ये भी रिएक्शन का। मतलब इन तीनों से हम लोग रिएक्शन का रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीनों इक्वल है, तो इनमें से आपको पता है कि ये दोनों तो है रिएक्टेंट, ये दोनों, और वो क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कह दीजिए, या इसे हम लोग दूसरी भाषा में कह दीजिए, डिसअपियरेंस को क्या कह सकते हैं, कंजप्शन, कंज्यूम हो रहा है ना, कंजप्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ कंजप्शन। ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट्स हमेशा कंज्यूम होते हैं बच्चों। तो अगर मैं कहूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो पहला तो होगा यहाँ पर फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना होगा, इक्वल टू होगा -डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ऐसे ही अगर मैं कहूँ सेकंड केस में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये हो जाएगा -डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दोनों के दोनों रिएक्टेंट का जो रेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कंजप्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिसअपियरेंस। अगर ये कैलकुलेट करने के लिए आए कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, इसका मतलब वो रिएक्टेंट का निकालना चाह रहे रेट वो, ठीक है। अच्छा, ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी केस, सेकंड केस, रेट ऑफ, आपने एपियर वर्ड सुना ना, एपियर होना मतलब प्रेजेंट होना, प्रोड्यूस होना, तो रेट ऑफ एपियरेंस। एपियरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो किसके लिए होता है ये एपियरेंस, ये होता है फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वजह से जो रेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एपियरेंस। तो यहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट है, अमोनिया, तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NH3, तो NH3 का रेट ऑफ एपियरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ऐसे करके मान लिया यहाँ तो 3 ही मोलिक्यूल थे, मतलब एक N2, एक H2, एक NH3। हो सकता है किसी रिएक्शन में 4 रिएक्टेंट हो, 4 प्रोडक्ट हो, 2 रिएक्टेंट हो, 3 प्रोडक्ट हो, या फिर 3 रिएक्टेंट हो, 2 प्रोडक्ट हो। तो पहला काम क्या है आपका, पहला काम है आपको उस पूरी इक्वेशन के रेट को एक्सप्रेस करना। किसी भी इक्वेशन के रेट को हम लोग कैसे करते हैं एक्सप्रेस, किसी भी इक्वेशन के रेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, या तो एवरेज फॉर्म में या डिफरेंशियल फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे हर मॉलिक्यूल के रेट को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर केवल 1 ही था तो यहाँ पर डिवीजन की नीड ही नहीं है क्योंकि 1 है, यहाँ पर 3 है तो 1/3,
यहाँ पर 2 है तो 1/2। जब भी आप लोग किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो आप कंपलसरी है आपके लिए कि आप क्या करें, आप उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करें रेट को, हर मॉलिक्यूल के रेट को। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री। समझ गए, ये स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन है। जब आपको किसी रिएक्शन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हों, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अभी सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इस पूरे पोर्शन को। ये लिखेंगे, आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपीयरेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस को हम लोग प्रोडक्शन भी बोलते हैं और डिसअपीयरेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, कंजप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोग के सामने ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है कि न्यूमेरिकल आप कैसे कर पाते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग कर कैसे पाएंगे। देखिए एक बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले मैं जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, केवल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, express the rate of reaction for following changes। इसमें पहला चेंज तो दिया ही ये, बस केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको ये भी नहीं बताना कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ, कुछ नहीं करना, केवल आपको एक्सप्रेस करना। पहली इक्वेशन तो आपके सामने गिवन है ये 2HI इज गिव H2 प्लस I2। और दूसरी इक्वेशन जो गिवन है सेकंड नंबर पर B, मान लीजिए आप लोग इसे, ये गिवन है 2SO2 plus O2 is give 2 times SO3। आपके सामने ये इक्वेशन गिवन है, आपको बस इन दोनों इक्वेशन के रेट को करना है एक्सप्रेस। अब ये नहीं इसने कहा कि रेट एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस, मर्जी आपकी, आप इंस्टेंटेनियस से कर दीजिए। जैसे इसका रेट क्या होगा, इसका रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस के 1/2 इंटू DHI अपॉन DT। ये तो उसका हो गया, ये इक्वल टू होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो प्लस के 1/1 मतलब 1 DH2 अपॉन DT। कोफिशिएंट 1 है ना इसका, ठीक ऐसे ही प्लस के DI2 अपॉन DT। आप यहाँ पर ये बता भी सकते हैं कि इनमें से कौन सा अपीयरेंस, कौन सा डिसअपीयरेंस। ठीक है, अगर मैं फिर भी आपसे कहूँ कि बताइए यहाँ पर डिसअपीयरेंस कौन सा है, तो डिसअपीयरेंस यहाँ पर होगा एक तो माइनस के 1/2 DHI अपॉन DT, और आई थिंक बस यही है डिसअपीयरेंस, क्योंकि उधर वो तो प्रोडक्ट आ गए, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा अपीयरेंस।
अपीयरेंस वाले रेट यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। एक तो है ये वाला, मतलब प्लस के dH2/dt, और दूसरा है प्लस के di2/dt। ठीक ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके रेट को। तो इसका रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस के 1/2, इसे डेल्टा से लिख लो, डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, और इज इक्वल टू ये यहाँ पर लिख लो नीचे, प्लस के 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T। जैसे मैंने इनके लिए लिख दिया अपीयरेंस, आप खुद लिख लो अपने आप, ठीक है, बना सकते हो ना, कि इनमें से कौन सा डिसअपीयरेंस है और कौन सा है अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, ये आप लोग अपने आप लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब जो मैं आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये तो बस क्या करना था, केवल रिएक्शन गिवन है, आपको रेट को एक्सप्रेस करना था, बस सिंपल कैलकुलेट, ठीक है। कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बात की आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ अ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोक्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टोक्योमेट्री है, मतलब जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग हम लोग रेट को एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन। रिएक्टेंट की वजह से नेगेटिव, प्रोडक्ट की वजह से पॉजिटिव। और जब भी रेट लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे? उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड, हमेशा डिवाइड करेंगे। ओके, हमने ये भी आपको समझाया कि रिएक्टेंट के रेट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और प्रोडक्ट के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर को तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो यहीं से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।